नमस्कार, इंडिया 2047 समिट में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और हमारे साथ आज मंच पर मौजूद हैं डॉक्टर वाई राखी, जो कि एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में एक जानी मानी हस्ती है। मैम, स्वागत है आपका एबीपी लाइव पर। नमस्कार, कैसी हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, आप कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। अब क्योंकि हम इंडिया के 2047 के बारे में बात करें तो मैं सबसे पहले तो आपका विजन जानना चाहती हूँ, और क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजी भी करती हैं, फेस रीडिंग भी करती हैं, तो सारे एस्पेक्ट्स को देख करके आप मुझे बताइए कि 2047 में इंडिया कहाँ तक पहुँचेगा। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो 25 में हम जी रहे हैं और आप 47 की मुझसे बात कर रही हैं, ये युग बदलने का साल है। 2025 से लेके 2030 के बीच में जो है भारत क्या पूरा विश्व आपको ज़बरदस्त बदलता हुआ दिखाई देगा। चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो शादियाँ होंगी ही नहीं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो और चाहे आगे बढ़ने का हो। हम दिन पे दिन ग्रो करते चले जाएंगे और लाइफ में डे बाय डे हमें सक्सेस मिलता रहेगा। तो बहुत चेंजेस दिखेंगे, लाइफ बहुत स्पीड से आगे बढ़ेगी। आपको याद है जब हम 1999 में थे और जब हम 2000 में प्रवेश कर रहे थे, तो एक बहुत ज़बरदस्त वाला चेंज हमने देखा था। वैसा वाला चेंज आपको 2025 से 2030 के बीच में दिखेगा, जिसमें भारत नो डाउट उभर कर सबसे आगे आएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि 2047 तक भारत विश्व गुरु ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा देश बन जाएगा, तो अतिशयोक्ति नहीं है। ओह माय गॉड, मतलब मोदी जी का सपना पूरा हो जाएगा। बिल्कुल होगा, उससे पहले ही होगा 47 से। अब क्योंकि 2047 की हम बात कर रहे हैं और जब से 2014 के बाद से जैसे पीएम मोदी ने कमान संभाली है भारत की, तो एक नए भारत का जो नैरेटिव है वो भी सेट कर दिया गया है। तमाम सारे ऐसे मुंह तोड़ जवाब हमने दुश्मनों को दिए। और अभी हाल में ही जो मामला हमने देखा पहलगाम में, जो आतंकी हमला हुआ, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो सेंसिटिविटी है वो देश में बनी हुई है। दोनों ही देशों के बीच में तनातनी भी जारी है। तो क्या लगता है आपको कि इस वक्त इंडिया का क्या अप्रोच होना चाहिए? ये जो हुआ है एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अगर हम इसको देखें तो किस और संकेत कर रहा है? आने वाले टाइम में अगर हम रिटेलिएट करते हैं या नहीं करते हैं तो क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होने? देखिए, नुकसान, लड़ाई से कभी किसी का कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं है। जी बिल्कुल। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि 2025 का साल जो है वो मंगल का साल है। और जब भी मंगल का साल होता है तो ये युद्ध का साल होता है, क्रोध का साल होता है, लड़ाई झगड़ों का साल होता है, भूकंप और अग्निकांड का साल होता है। ये तो आप देख ही रहे हैं जब से 2025 आया। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर भारत पर किसी ने भी उंगली उठाई तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। और जहाँ तक मैं जानती हूँ एस्ट्रोलॉजी तरीके से, इस वक्त भारत किसी भी तरह से पहल करने के मूड में नहीं है। देखिए, पहल वो है ना, अगर आप हमें छुओगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। तो अगर लेकिन भारत को दोबारा छुआ गया, छेड़ा गया, तो मैं आपको बता दूं 2025 से 2030 के बीच में विश्व युद्ध की स्थितियां दिखती हैं, जिसका मुख्य कारण ताजमहल रहेगा, जिसका मुख्य कारण भारत और पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस रहेंगे। और मुझे वापस कश्मीर लौटता हुआ अपने देश में दिख रहा है, श्रीलंका अपने देश, मतलब किसे कहते हैं ना कि जुड़ना। नहीं, आप क्या अखंड भारत की ओर इशारा कर रहे हो? मैं अखंड भारत की ओर ही इशारा कर रही हूँ। 2025 से 2030 के बीच में वहाँ पे रहने वाली जनता ही ये कहेगी कि हमें दोबारा वापस भारत के साथ जोड़ना है। तो ये एक नई टेक्नोलॉजी का समय है, नई लोगों का, नई यूथ का समय है, नई युवाओं का समय है। और आपको बहुत सी चीज़ें दिखेंगी। अब देखिए, आप और मैं शूटिंग कर रहे हैं तो कितने कैमरेज लेकर शूट कर रहे हैं, लेकिन आज से कुछ साल बाद हम इतने कैमरे लेकर शूट नहीं करेंगे। बस हम बैठेंगे और लाइव जाया करेंगे। इतनी ईजी हो जाएगी ज़िंदगी की, शायद सभी काम मशीनें करती हुई दिखाई देंगी, वो भी एक क्लिक पर। वाह, आपने अपने जवाब में, जब पहला सवाल मैंने आपसे पूछा था, तो आपने एक लाइन कही थी कि 2047 तक शादियां ही नहीं होंगी। और अभी हम देखें, अगर जैसे हालात चल रहे हैं तो शादियां टिक भी नहीं रही हैं, और जो अगर टिक भी रही है तो बहुत मुश्किल से टिक रही हैं, अफेयर्स हो जाते हैं। तो इसको हम कैसे देखें, कैसे, मतलब क्या प्रिकॉशंस लें, क्योंकि आजकल हालात कुछ अच्छे लग नहीं रहे हैं लोगों के। 1999 तक की जो जनरेशन्स थी वो शादी में फिर भी बिलीव करेंगे। अगर हम खींच के 2025 तक के भी बच्चों को ले आते हैं तब भी करेंगे। लेकिन इसमें खैर कोई दो राय नहीं है कि आगे शादियां नहीं होंगी। लोग लिविंग रिलेशंस में रहेंगे या लोग शादी करना ही नहीं पसंद करेंगे। और उससे भी बड़े दुर्भाग्य की बात है ना, हम जनसंख्या की बात करते हैं, आप देखिएगा आगे आगे लोग संतान पैदा करना या संतान की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, क्योंकि एंजाइटी, तकलीफ, मूड स्विंग्स, परेशानियां आने वाले टाइम में इस जनरेशन को इतनी है कि छोटी सी बात पे घबरा जाते हैं। हमें चोट लगती थी, याद कीजिए, हम मिट्टी रगड़ते थे, घर पे आ जाते थे और सारा दिन खेलते रहते थे। घर आके पता लगता था इसमें खून भी निकल रहा है। लेकिन आज के बच्चे को अगर जरा से छींक भी आ जाए तो पेरेंट्स क्या कहते हैं, अरे चलो डॉक्टर के, चलो कोरोना ना हो गया हो। तो हम अपने बच्चों को बड़ा सेंसिटिव बना रहे हैं। मैं तो तुम्हें एक बात बताती हूँ, बहुत अच्छी है। एक बार राधा जी और कृष्ण जी बैठे हुए थे, तो कृष्ण जी ने देखा कि एक गाय आई, उसके साथ उसका एक बछड़ा आया, और गाय जो है अपने बछड़े को प्यार करने लगी अपनी जीभा से। इतना प्यार किया उसकी गर्दन पे कि उसका खून निकलने लगा। तो राधा जी ने पूछा, श्री कृष्ण भगवान ये क्या है?
तो कृष्ण मुस्कुराकर बोले और बोले ये कलयुग की शुरुआत है कि माता पिता अपने बच्चे को इतना प्यार देंगे और इतनी चीजें देंगे कि वो उसका नुकसान ही कर देंगे। और आप देख भी रहे हैं ऐसा हो भी रहा है। ठीक है, एक टाइम था हमारी जब शादी होती थी तो हमारी मदर कहती थी जब भी आना दामाद जी के साथ आना, अकेली मत आना, घर बसाना, उस घर को अपना घर समझना। आज जब लड़की विदा होती है तो माँ ये कहती है बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, तेरा घर है, कुछ भी कहे लात मार के आ जाना, मैं हूँ तुझे संभालने के लिए। सो संस्कार भी बदल रहे हैं ना, चीजें भी बदल रही हैं। आज कल बेटी बोझ लगती थी, आज बेटी मालामाल लगती है। लेकिन लड़कियों की, बेटियों की आपने बात की, तो लड़कियां जब मतलब शादी करने के लिए जाती हैं या फिर सोचती हैं तो वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होती हैं। ये मन में उनके डर रहता है क्योंकि बहुत सारे केसेस भी आ रहे रहते हैं कि लड़के ने ऐसा कर दिया या फिर वाइस वर्सा केस। लड़कियां भी आजकल लड़कों से कम नहीं है, जैसी खबरें हमने देखी है। तो जब कोई इंसान जा रहा है अपना बेटर हाफ खोजने के लिए, तो क्या वो सारी क्वालिटीज़ है, आप एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से कुछ बता सकती हैं कि क्या वो सारी चीज़ें हमें नोटिस करनी चाहिए सामने वाले लड़के या लड़की में, जिससे हमें एक बेटर पार्टनर मिल सके? सबसे पहली बात जो नोटिस करनी चाहिए कि हम कुंडली जरूर मिल पाए। आप बिलीव करते हैं कि नहीं करते, हम लोगों की आपस में बनेगी नहीं बनेगी, मानसिकता मिलेगी नहीं मिलेगी, कहीं हम सेम राशि के तो नहीं है, कहीं हम सेम नक्षत्र के तो नहीं है, वो जरूर करना चाहिए। सबसे जरूरी बात आपको ये बताऊंगी कि अब बहुत हो गया बेटा, अब ये नारा लगाने का टाइम आ गया है, बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ। लेकिन ना अभी हमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा नारा नहीं लगाना, हमें नारा लगाना है बेटा पढ़ाओ बेटा समझाओ। समझाओ इन द सेंस ना तो बेटा किसी लड़की की बेइज्जती करे, ना ही बेटा अपने ऊपर अत्याचार बर्दाश्त करे। आपने लव मैरिज की अरेंज की, अगर वाइफ से नहीं बन रही तो खुलकर बोलो। आप पेरेंट्स को भी ये बात मत छुपाओ, लेकिन आप किसी की बेटी को घर लाकर उसे दुखी भी नहीं रहो। तो नारा क्या होना चाहिए? बेटा पढ़ाओ बेटा समझाओ। तो देखिए इक्वल है। हम ना जब नारी शक्ति की बात करते हैं, लड़का और लड़की दोनों एक ही सिक्के के दो पूरक है, ये बात करते हैं। फिर जब कहीं पर बिल पे करने की बात होती है तो नारियों के लिए लेडीज लाइन अलग क्यों लगती है? बेटा और बेटी तो एक बराबर है, जिस लाइन में पुरुष लगा है उसी में लड़कियां भी लगें, या फिर बराबर का हक अधिकार होना चाहिए। इस देश के अंदर बेटा जितना जरूरी है, देखो आप सिर्फ एस्ट्रोलॉजी से समझो, जितनी शिव की जरूरत है उतनी शक्ति की जरूरत है, जितनी शक्ति की जरूरत है उतनी शिव की जरूरत है। तो लड़का और लड़की एक दूसरे के पूरक रहें, एक जरूरत रहें, अंडरस्टैंडिंग रहें। जितना अधिकारी महिला है अपने सम्मान की, उतना ही अधिकारी पुरुष भी है। ये अभी जागने का समय आ गया है, अन्यथा फिर इस देश में बेटे ही पैदा नहीं होंगे, या माएं खुद अपने बेटों की शादी नहीं करेंगी। अच्छा, इसमें कहीं पर भी बेटों में प्रॉब्लम नहीं है, नारी ही नारी की दुश्मन है। यहाँ पर बहुत ये समझना पड़ेगा हमें कि पहले सास बहू की प्रॉब्लम थी, तो अब एक्स्ट्रा मैरिटल की प्रॉब्लम है कि आप अपने पति को मारते हो, मार के फिर उसको सीमेंट में डाल देते हो, 1 घंटा पहले आप उसके साथ डांस कर रहे होते हो। कैसी मानसिकता रही होगी, आप जरा ये सोचिए। आपको रिलेशनशिप नहीं चलाना, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलिए मेरा मन भर गया, ये रिश्ता मुझसे और नहीं चलेगा, तुम जियो। इट मीन्स जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। ये बहुत कम शब्दों में आपने बहुत समझदारी वाली बात कही। मतलब मुझे लगता है कि जो हमारे ऑडियंस हैं, जो जेनजीज हैं, हमारे एज ग्रुप के जो लोग हैं, वो काफी ज्यादा इसे रेजोनेट करेंगे और आई होप कि वो अपने दिमाग में इन सारी बातों को डालें और आगे अपना डिसीजन वाइजली मेक करें। आखिरी सवाल मैं आपसे बस पूछूंगी, क्योंकि आप आजकल आप देख रहे हो जॉब मार्केट किस तरीके से मतलब डामाडोल हो गया है। मैं लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए आप दो चार अगर मुझे टिप्स बता दो टू डू वेल इन देयर करियर, कि कोई भी ऐसा चीज़ करने से अगर करियर आपकी तरफ टर्न हो जाए, कुछ चेंज हो जाए, तो प्लीज इट विल बी वेरी हेल्पफुल। वैसे मैं आपको बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं, और जैसे देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे, जितने हम लोग इस वक्त यहाँ खड़े हैं, इन सबका इंक्रीमेंट होगा, इन सबका प्रमोशन होगा, सबकी सैलरीज बढ़ेंगी, ये बिल्कुल पक्का है। मुस्कुराहट मुझे दिख रही है आसपास, कैमरे के पीछे से बहुत लोग स्माइल कर रहे हैं। कोई जॉब बदलेगा, कोई पैसा ज्यादा लेगा, कोई अपनी जॉब स्विच कर बिजनेस की तरफ दौड़ेगा, तो ये बड़ा अच्छा संकेत है। अब बच्चों की बात कर लेते हैं। देखिए, जिंदगी का सबसे बड़ा फलसफा है, ऑफिस के अंदर आपके पास 2 तरह के कुलीग्स होते हैं। पहला जो ऑफिस में आपके साथ दिल खोलकर मिलता है, आपका नमस्कार और हेलो करता है। एक आता है जो घर की 100 प्रॉब्लम्स को लेकर आता है। तो मैं ये नहीं कह रही कि उस इंसान को छोड़ दीजिए, उसको जरूरत है, लेकिन जो इंसान 24 घंटे रोता ही रहता है, उसके पास रहोगे तो आप भी रोना शुरू कर दोगे। एनर्जीज अट्रैक्ट। तो आप पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव बोलें, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, और ऐसे दोस्त को भी समझाएं कि रोने से कुछ नहीं होता है। आप किसी हिस्से से 6 को देखते हैं, कई से दूर से 6 आपको 9 दिखाई देता है। सिर्फ सोच की बात है। किसी को उगता हुआ सूरज दिखाई देता है तो किसी को गर्मी से भरा हुआ सूरज दिखाई देता है। जैसी आपकी सोच होती है, आपकी लाइफ वैसी हो जाती है। नंबर 1। नंबर 2, जल्दी उठना। दुनिया में जितने भी सुपरस्टार्स को आप देख लीजिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हीरो हीरोइंस, मैं क्रिकेटर की बात कर लूँ, मैं नेता की बात कर लूँ, मैं सक्सेसफुल एंकर की बात कर लूँ, या किसी बिजनेसमैन की बात कर लूँ, उनकी जिंदगी का एक ही फलसफा है, 3:30-4 बजे बिस्तर छोड़ना है। क्या आप छोड़ सकते हैं? लेकिन उससे पहले आपको अपना फोन छोड़ना पड़ेगा, जो इम्पॉसिबल है। हम रिश्ता छोड़ सकते हैं लेकिन फोन नहीं छोड़ सकते। और आखिरी बात, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, और अगली चीज होती है इतवार या परिवार। तो परिवार को इंपॉर्टेंस दें, दुनिया में सबसे जरूरी चीज परिवार है।
बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आपने ऑरा की बात की, एक आखिरी जाते जाते सवाल मेरे दिमाग में आ गया, कोई अपना ऑरा क्लेंस कैसे करे? देखो तुम मेरे सामने बैठी हो, तुम्हारा ऑरा बहुत क्लीन है, तुम बहुत पॉजिटिव हो, वेरी नाइस हो। तुम्हें कोई प्रॉब्लम भी होगी तो तुम कभी किसी से शेयर नहीं करोगी, अपनी लड़ाई खुद लड़ती हो। और भगवान ने तुम्हें गलती से लड़की बना दिया, लड़का बनाना था, क्योंकि तुम लड़कों वाले सारे काम कर लोगी। अब ऑरा क्लीन कैसे करें? मैंने अभी जो आपके साथ किया, मैंने आपका ऑरा क्लीन किया और अपने साथ अपना भी किया। मैं जो आपको दूंगी यूनिवर्स का वही रिजल्ट है, वो मुझे मिलेगा। तो गिव कॉम्प्लीमेंट्स एंड गेट कॉम्प्लीमेंट्स। तो अच्छी चीज दूंगी अच्छी। अगर मैं इसके उल्टा आपको बोल दूं, अरे मुझे आपकी साड़ी का कलर अच्छा नहीं लग रहा और नाखून तो बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, आप नेगेटिव हो जाएंगे और आप भी मुझे नेगेटिव दृष्टि से ही देखेंगी। तो दिस इज बेस्ट। क्या सबकी तारीफें करते चलाओ, शर्ट अच्छी है, तुम अच्छे हो, बोली अच्छी है, लोग बहुत अच्छे लग रहे हो, आपका घर बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छे से मुझे बुलाया, आपने बहुत अच्छी कॉफी पिलाई। तो जो दोगे वही मिलेगा, क्योंकि एक कलयुग है। कलयुग कहता है जो दोगे वही आएगा। तो फिर व्हाई डोंट गिव द कॉम्प्लीमेंट्स? पॉजिटिविटी इज द की। थैंक यू सो मच आपका हमारे चैनल पर आने के लिए, हमारे दर्शकों को एनलाइटन करने के लिए। आई होप कि इंटरव्यू उनके कुछ काम आए और पॉजिटिविटी जो है उनके लाइफ में बरकरार रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।